वेलकम फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है एसपी शुक्ला एजुकेट चैनल पर। मैं डॉक्टर अमित वत्स इतिहास विषय के साथ आपके समक्ष उपस्थित हूं। जैसा कि हमने कल अपने पाठ्यक्रम की चर्चा में आपको बताया था कि कल से क्लासेस स्टार्ट होंगी टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी और हायर एजुकेशन के लिए, जिसमें आज हम एक टॉपिक की चर्चा करेंगे। ये आपके लिए छोटी सी टॉपिक लेके आए, शुरुआत करेंगे कि इतिहास विषय को हम कैसे पढ़ेंगे। हमने कल इस पर चर्चा की थी, क्या क्या पढ़े। आज हम अपने पढ़ाने की शैली के बारे में आपसे चर्चा करेंगे, किस तरीके से पढ़ाएंगे उसके बारे में चर्चा करेंगे, और छोटी छोटी बातों पर पढ़ाते वक्त कैसे फोकस करते हैं उसको ध्यान में रखते हुए क्लास को कंटिन्यू करेंगे। ठीक मित्रों, तो आज जो हमने टॉपिक लेके आए हैं आपके लिए, आज हम प्रागैतिहास की चर्चा करेंगे, जो आपके सिलेबस का पहला चैप्टर है। भारतीय इतिहास का स्रोत की हमने कल कहा था कि भारतीय इतिहास का स्रोत हर चैप्टर से रहता है। तो इतिहास का स्रोत में क्या है, जो चीजें आप जानते हैं कि कहाँ से ले रहे हैं उसको, तो हम हर चैप्टर में स्रोत को भी बताते हुए चलेंगे। तो जब प्रागैतिहास की बात करते हैं तो उसके पहले थोड़ी सी 5 मिनट की क्लासेस हम आपके लेंगे कि इतिहास विषय की परिभाषा के लेकर के क्या क्या बातें की गई हैं, कैसे इतिहास विषय को जानते हैं उसकी चर्चा करते हुए। क्योंकि किसी भी विषय को जब आप पढ़ते हैं तो पहले बेसिक में उसके बारे में जानकारी कि उसमें क्या पढ़ना है, उसमें क्या होता है, उसका उद्देश्य क्या है पढ़ने का, उसके उद्देश्य लाभ क्या होते हैं और उसकी परिभाषा क्या होती है, इसको जानने के बाद ही हम अपने पाठ्यक्रम पे अपने लक्ष्य के अनुसार चीज़ों को कंटिन्यू करते हैं। तो जैसे इतिहास विषय की जब बात कर दी जाती है, देखिए सभी विषयों की जननी इतिहास को माना जाता है। क्यों? क्योंकि हर व्यक्ति का इतिहास है, चाहे वो छोटा व्यक्ति हो, चाहे बड़ा व्यक्ति हो, चाहे महान व्यक्तित्व हो, चाहे वो जो भी, हर व्यक्ति का अपना एक इतिहास होता है। लेकिन हर इतिहास की उपयोगिता हमारे जीवन काल के लिए नहीं होती। किस इतिहास की हमको उपयोगिता होती है? इतिहास हमने कल आपको बताया था निरंतरता का विषय है, और हम निरंतरता में क्या करते हैं, जो पीछे की गई हुई गलतियां होती हैं उसको हम वर्तमान में सुधारते हुए भविष्य का निर्माण करते हैं। तो इतिहास की हम कुछ व्यवहारिक, देखिए सैकड़ों परिभाषाएं इतिहास की दी गई हैं। विष्णु पुराण में अलग दी गई है, महाभारत में अलग दी गई है, अलग अलग जो है हिस्टोरियन के द्वारा अलग अलग इतिहास की किताबें दी गई हैं। लेकिन हम 2 परिभाषाओं की चर्चा करेंगे, और इतिहास की शाब्दिक उत्पत्ति में व्यवहारिक जो परिभाषा है, इतिहास आपको क्या सिखाता है। जैसे आप इंटरव्यू देखिए, हमारी क्लास में आपको ये चीज है, मान लीजिए टीजीटी में तो इंटरव्यू नहीं रहा, लेकिन पीजीटी में, हायर एजुकेशन में, या अगर आप सिविल सर्विसेज की परीक्षा दे रहे हैं तो मेंस वगैरह इतिहास विषय से लिखते हैं, आपका ऑप्शनल है, तो आपको परीक्षाओं में इंटरव्यू देते वक्त आपसे जब पूछा जाए तो आपको इतिहास के बारे में पूछा जा सकता है कि वो छोटी छोटी चीजों को भी हम मेंशन करते हुए यहाँ पे चलेंगे। क्योंकि देखिए सिर्फ सब्जेक्ट का रट्टू तोता वाला ज्ञान ही जरूरी नहीं होता है। आपकी पढ़ाई आपके व्यक्तित्व के निर्माण में सहायक है कि नहीं, आपके परिवार के निर्माण में सहायक है कि नहीं, विकास में सहायक है, समाज में। तो पढ़ाई और ज्ञान, इन दोनों का जो ज्ञान जो है, इसकी उपयोगिता कैसे आप कर रहे हैं। तो ये एक अच्छे स्टूडेंट के लिए, अच्छे कंपटीटर के लिए भी आवश्यकता है कि आप उसको उपयोगी कैसे बनाते हैं अपने जीवन में, समाज के जीवन में। तो इतिहास की क्या उपयोगिता है आपके जीवन में, तो ये इतिहास के बारे में कहा जाता है कि इतिहास क्या सिखाता है। इतिहास, पहला प्रश्न अगर आपसे कोई पूछे कि इतिहास आप क्यों पढ़ते हैं, इतिहास क्यों पढ़ते हैं, इतिहास क्यों पढ़ते हैं, ये अगर आपसे कोई पूछे कि इतिहास क्यों पढ़ते हैं, या आपसे दूसरा प्रश्न कर दे कि आवश्यकता क्या है इतिहास पढ़ने की, आवश्यकता क्या है आपको इतिहास पढ़ने की, तो क्या आप बताएं। ये दोनों प्रश्न आपसे पीजीटी, टीजीटी या किसी भी इंटरव्यू में या नॉर्मल वे में भी आपसे अगर कोई पूछता है कि आपका विषय क्या है, आप पर तैयारी करते, विषय क्या, किस विषय से तैयारी करते हैं, तो बता दिया कि इतिहास। तो कहीं इतिहास क्या उपयोगी है, तो बहुत से लोग आपको कहते हुए मिल जाएंगे, अरे गड़े मुर्दे उखाड़ना है, पुरानी बातें जो बीत गई उनका क्या आज के जीवन में उपयोग है। प्रागैतिहास के जमाने में मानव नग्न रहता था, फल फूल खाता था, कच्चा मांस खाता था, आज क्या मतलब, आज तो बर्गर पिज्जा का जमाना आ गया, तो उसकी उपयोगिता क्या है पढ़ने से, क्या हमने। लेकिन इतिहास क्या है, देखिए आपके जीवन में अगर आपने अंग्रेजी थोड़ी बहुत भी जानते होते, एक होता है टेंस, टेंस जो होता है, टेंस उसको काल हम कहते हैं, काल। ठीक, 3 प्रकार के काल बताए गए हैं। ठीक, 3 प्रकार के, एक होता है जो है वर्तमान, वर्तमान समय आपका, एक होगा आपका भविष्य, एक होगा आपका भविष्य, और दूसरा इसका होगा आपका एक भूत। भूत, वर्तमान, भविष्य, 3 काल होते हैं। टेंस को अगर आप देखते हैं तो इस तरीके जो चीजें हैं, 3 काल होता है। इतिहास आपको क्या सिखाता है, इतिहास आपको क्या सिखाता है, गलतियों से सीख सिखाता है। आपने जो गलतियां की अतीत में, उन पर आप सुधार करिए तो वर्तमान आपका सुदृढ़ हो जाएगा, और जब वर्तमान आपका अच्छा होगा तो भविष्य आपका अच्छा हो गया। जैसे टीजीटी की आप परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं,
जो अभ्यर्थी टीजीटी की परीक्षा 2 बार 3 बार दे चुके हैं और असफल हो रहे हैं, तो उनको खुद न कुछ एनालाइज करेंगे स्वयं से बैठ कर कि हमसे गलतियां कहाँ हो रही, फॉल्ट कहाँ हो रहा है, किन कारणों से हम असफल हो रहे हैं, तो उस पर वो सुधार करेंगे। तो वो भविष्य में जब परीक्षा होगी तो उस गलतियों से सीख लेते हुए उसको पार कर जाएंगे, तो वो लक्ष्य को, अपने टीजीटी को आसानी के साथ प्राप्त कर सकते हैं। इतिहास क्या सिखाता है, जैसे भूत में आपने कोई कार्य किया, कोई कार्य आपने भूत में किया और उसके परिणाम आपको सुखद नहीं मिले, परिणाम आपके आशा के अनुरूप नहीं मिले, इसमें परिणाम आशा के अनुरूप आपके नहीं आए, अर्थात ये आपके लिए उपयोगी नहीं रहे, ना आपके जीवन के लिए उपयोगी रहे, न समाज के लिए उपयोगी रहे, न आपके हित में रहे, आपके हित में नहीं रहे, तो आप क्या करेंगे, उस कार्य को फिर आगे से नहीं करेंगे, उस कार्य को फिर आगे से नहीं करेंगे। फिर क्या करेंगे, तो जो कार्य, तो उसमें आप अपनी गलतियों को ढूंढेंगे। तो क्या करेंगे, जब आप वर्तमान अगली बार जब वो कार्य करने जाएंगे तो यहाँ उसमें सुधार करेंगे, यहाँ उसमें क्या करेंगे, सुधार करेंगे। और जब सुधार करेंगे, गलतियों से सुधार, तब यहाँ आप अपना बेस्ट देने की कोशिश करेंगे, बेस्ट हो जाएगा फिर ये आपका, और ये बेस्ट फिर आगे भविष्य में आपके परिणाम को आशा के अनुरूप भी ले आएगा, और जो है परिणाम को आशा के अनुरूप भी रहेगा, और भविष्य आपका उज्जवल हो जाएगा। तो इतिहास में अगर आपसे कोई पूछे क्यों पढ़ते हैं या क्या अवस्था है, तो इतिहास पढ़ने की अवस्था प्रत्येक व्यक्ति या प्रत्येक मानव का अपना खुद का इतिहास होता है, और उस इतिहास में हम अतीत में की हुई गलतियों को वर्तमान परिप्रेक्ष्य में सुधार करके हम अपने भविष्य का निर्माण करते हैं। इसीलिए इतिहास विषय हमेशा से उपयोगी रहा है। इतिहास विषय का मतलब सिर्फ मौर्य वंश, अकबर और चंद्रगुप्त को जानना नहीं, गांधी नेहरू को जानना नहीं, हमको अपने स्वयं के सामाजिक गलतियां जो हमसे हो रही, जो आर्थिक क्षेत्र में, व्यवसायिक क्षेत्र में हम जो गलतियां कर रहे हैं, पारिवारिक समस्याओं में जो गलतियां हमसे हो जाती हैं, राजनीतिक परिदृश्य में जो गलतियां हो जाती हैं, तो उन पर हम सुधार करने का मौका हमको देता है कौन, इतिहास पे जब हम एनालाइज करते हैं, विश्लेषण करते हैं। तो इतिहास क्यों जरूरी है, हम अतीत की गलतियों में, अतीत में की गई गलतियों को वर्तमान में सुधार करते हुए जब हम भविष्य के निर्माण के लिए किसी विषय की उपयोगिता को देखते हैं, तो इसमें इतिहास विषय सबसे उपयोगी होता है। ठीक, और दूसरा रुचिकर भी है। फिर तीसरी बात, इतिहास क्यों पढ़ते, तो परीक्षा की दृष्टि से, कंपटीशन की दृष्टि से इतिहास विषय एवरग्रीन विषय बना हुआ है। जैसे बॉलीवुड में कहा जाता है कि देवानंद एवरग्रीन बने हुए थे, और हिंदी साहित्य पढ़ने वाले एक पारिजात वृक्ष होता है, पारिजात वृक्ष के नीचे कहा जाता है कि उसका उपयोग करने वाले, उसके नीचे रहने वाले आजीवन चिर यौवना बने होते हैं। तो वैसे इतिहास विषय भी कंपटीशन का चिर यौवना विषय है, बना हुआ है, हमेशा इसका चार्म्स बना रहता है, चाहे वो सिविल हो, चाहे वो टीजीटी पीजीटी की परीक्षा हो, या आप छोटे स्तर की कब परीक्षाएं देते हैं, तो जीएस में इतिहास की भूमिका महत्वपूर्ण भूमिका है, बिना इतिहास के नैया पार होने वाली नहीं है आपकी। और सोशल में प्रश्न कठिन आने के बाद भी हमने कल बताया था ना कि सर्वाधिक सिलेक्शन इतिहास विषय के साथ हो रहे हैं। तो इतिहास विषय एक ऐसा विषय है कि आप अगर उसकी समझ को विकसित कर लें, रटने की जरूरत नहीं है। हमने दो बातें आपको बताई कि उसकी निरंतरता को बनाए रखिए और उसके परिवर्तन को ध्यान में रखिए। तो इतिहास विषय अपने आप में एक हंसते खेलते हुए, आप जो जितने बोझिल लोग बताते हैं इतिहास को, उतना ही सरल आपके लिए हो जाएगा। तो क्यों पढ़ते हैं इतिहास, इसकी हमने चर्चा की। फिर हम आगे अगर चर्चा करें तो देखिए, हमको देखना है कि इतिहास की, इतिहास की हम परिभाषा की बात करेंगे। इतिहास की परिभाषा, जब हम परिभाषा की बात करेंगे तो देखिए इतिहास की परिभाषा बहुत सी दी गई, लेकिन हम दो परिभाषाओं की यहाँ चर्चा करेंगे। ठीक, दो परिभाषाओं की, फिर हम अपने मूल टॉपिक पे जो आपका सिलेबस दिया हुआ है उस पर आएंगे। एक परिभाषा हमारी है जिसमें हम महाभारत को लेंगे, इसमें हम किसको लेंगे, महाभारत को लेंगे। ठीक, और एक जो है परिभाषा हमारी है जिसमें हम एक आधुनिक वैज्ञानिक इतिहासकार हैं उनको लेंगे, उनकी परिभाषा को लेंगे। यहाँ पहले हम महाभारत की चर्चा करते हैं। देखिए महाभारत में कहा गया है कि, महाभारत में कहा गया कि जो चीजें महाभारत में मेंशन है कि जो चीज महाभारत में लिखा हुआ है वो हर जगह लिखा हुआ है, जो लेकिन महाभारत में नहीं वो कहीं नहीं।
कि जिन घटनाओं या जिन चीजों के बारे में महाभारत में वर्णन है उनका अन्य जगहों पर भी वर्णन है, लेकिन जिसका वर्णन यहाँ नहीं है उसका कहीं नहीं। तो इसमें आप जानते हैं कि हिंदू संस्कृति संस्कार में देखें 4 पुरुषार्थ माने जाते हैं। 4 पुरुषार्थ, जरा सा भी थोड़ा बहुत ज्ञान आपने 6, 7, 8 क्लास में भी लिया होगा, तो पुरुषार्थों को जानते होंगे। 4 पुरुषार्थ माने जाते हैं। 4 पुरुषार्थ में एक है धर्म, एक है धर्म, दूसरा है अर्थ, धर्म है, अर्थ है, फिर है काम, काम, फिर है मोक्ष, फिर क्या है मोक्ष। देखिए मोक्ष का मतलब होता है चरम प्राप्ति, लक्ष्य की प्राप्ति। जैसे एक कंपटीटर का मोक्ष क्या है, कंपटीशन में सफलता को प्राप्त करना। जैसे आपका लक्ष्य क्या है, टीजीटी में सफल होना, यही आपका लक्ष्य है। और यहाँ भी धर्म अर्थ काम तीनों की उपयोगिता है। जब धर्म आप अपने कर्तव्यों को निर्वहन करेंगे तो धर्म का पालन करेंगे, और अर्थ आपके पास मंथली कुछ निवेश होना चाहिए कि आप प्रयागराज में रह के पढ़ पाएं, ऑनलाइन फीस को पेमेंट कर पाएं, पुस्तकें खरीद पाएं, कॉपी पेन की व्यवस्था कर पाएं, तो अर्थ की भी उपयोगिता होती है। फिर उसके बाद कह रहा काम, आप अपनी भावनाओं पर भी नियंत्रण करना सीखें। ऐसा नहीं कि सोच रहे हैं कि यूट्यूब पे पिक्चर भी देख लें, 4 घंटे फेसबुक भी चला लें, अगर कोई गर्लफ्रेंड वर्लफ्रेंड हो तो उसके साथ भी टाइम स्पेंड कर ले, परिवार में भी टाइम स्पेंड कर ले, और जो समय बचे तब टीजीटी की तैयारी कर ले और नौकरी भी प्राप्त कर ले। ऐसा नहीं, तीनों में संतुलन चाहिए, बैलेंस ऑफ पावर होना चाहिए। जैसे होगा शक्ति का संतुलन, तो वैसे ही कंपटीशन में भी बैलेंस ऑफ टाइम होना चाहिए। समय का संतुलन आपके जीवन में जरूरी है अगर आपको सफल होना है, संघर्ष करके आगे बढ़ना है। देखिए मेरा मानना है कि जो टीजीटी पीजीटी के स्टूडेंट होते हैं, एन एवरेज स्टूडेंट होते हैं, एन एवरेज, बहुत आईक्यू लेवल आइंस्टीन की तरीके से उनका नहीं है। एन एवरेज स्टूडेंट क्या है, करत करत अभ्यास पे जड़मत हो सुजान। आप पत्थर की लकीर पे जो होते वही काम आपको करना है, निरंतरता बनाए रखना है, पढ़ने के क्रम में समय को बैलेंस करना है। तो वही बात आपको महाभारत की परिभाषा भी सिखाता है। जैसे एक हमारे स्टूडेंट ने पिछले बैच में पूछा था, सर महाभारत में धर्म अर्थ काम मोक्ष का आज के जीवन में क्या उपयोग हो रहा है, या कोई एक्सीडेंट उस समय हुआ था, कहा कि इस घटना का इसको आप कैसे जोड़ सकते हैं। देखिए हर घटना का कहीं न कहीं लिंक है, ये चारों चीजें उसमें सिद्ध होती हैं। जैसे रूस यूक्रेन वार को अगर आप देखें, वो भी ये धर्म अर्थ काम मोक्ष की बात हो रही है। वहां कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में हिडन एजेंडे के रूप में ये चीजें उसमें शामिल होती हैं। तो महाभारत में जो इतिहास की परिभाषा दी गई उसमें कह रहा है धर्म क्या है। ये परिभाषा अगर आपको लग रहा है कि ये परिभाषा 2 बार जो है परीक्षा में पूछा जा चुका है, पीजीटी में भी पूछा जा चुका है, और एक बार यह परिभाषा हायर एजुकेशन में भी पूछा जा चुका है। कहाँ से प्रश्न आए, पूछा जाएगा कि किस किताब में वर्णन है ये कि धर्म अर्थ काम मोक्ष। ये उसमें कहा गया है क्या, एक ऐसी कथा, महाभारत में जो इतिहास की परिभाषा दी गई है, ध्यान से सुनिएगा उसको, कि एक ऐसी कथा जिसमें धर्म अर्थ काम मोक्ष का वर्णन हो वह इतिहास कहलाएगी, और जिसमें इन चारों में से किसी एक का भी अभाव होगा तो वह इतिहास की श्रेणी में नहीं रखा जाएगा। तो धर्म अर्थ काम मोक्ष, एक ऐसी कथा जिसमें धर्म अर्थ काम मोक्ष हो वह इतिहास की श्रेणी में आएगी। धर्म अर्थ काम मोक्ष हो वह किसकी श्रेणी में आएगी, इतिहास की श्रेणी में आएगी। ठीक, इतिहास। अब इसमें हम तो कि धर्म क्या है, अगर आप देखें तो इसमें धर्म क्या है, धर्म की जब हम चर्चा करते हैं, हम कहते हैं धर्म क्या है, तो धर्म की जब हम चर्चा करते हैं तो देखिए धर्म को हम देखते हैं कि धर्म की चर्चा करते हैं तो ठीक, धर्म के बारे में चर्चा करें। धर्म क्या है, धर्म को अगर आप देखें स्वाभाविक रूप से सामान्य स्तर का विद्यार्थी, सामान्य मानव की धर्म के बारे में कहता है कि हिंदू धर्म, वैष्णव धर्म, शाक्त धर्म, इस्लाम धर्म, यहूदी धर्म है, अलग अलग तरीके के धर्म है। फिर कुछ भगवान हनुमान जी के भक्त हैं, कुछ शंकर जी के भक्त होंगे, कुछ देवी के भक्त होंगे, अलग अलग धर्म है, अलग अलग शब्द। ये धर्म की बात नहीं महाभारत में। यहाँ कह रहा है धर्म का मतलब कि ध्रियते इति धारणम, ध्रियते इति धारणम, अर्थात कहने का तात्पर्य कह रहा है कि जो क्या करने योग्य हो, धारण करने योग्य हो, जो क्या करने योग्य हो, धारण करने योग्य हो। क्या करने योग्य भाई, धारण करने योग्य। धारण करने वाले, धारण करने का मतलब आप अपने जीवन में जिन चीजों को ग्रहण करना चाहते हैं, धारण करना चाहते हैं, अपने जीवन को उस के अनुसार चलना चाहते हैं, वही धर्म होता है। जैसे
आप नैतिकता को धारण करना चाहेंगे, ईमानदारी को धारण करना चाहेंगे, सत्यता को धारण करना चाहेंगे, सद्व्यवहार को धारण करना चाहेंगे, सदाचार को धारण करना चाहेंगे, शांति सहिष्णुता को धारण करना चाहेंगे। क्या कोई भी व्यक्ति, जैसे आज के दौर में आर्थिक युग है, लालच है, कलयुग है, भ्रष्टाचार है, गुंडागर्दी, बेईमानी, ये सब हम लोगों के डीएनए में घुस गया है। न चाहते हुए भी थोड़ी बहुत बेईमानी हो जाती है, तो ये डीएनए का, तो इसके लिए डायलिसिस करने की जरूरत है। वही डायलिसिस की बात ये कर रहा है। लेकिन बड़ा से बड़ा अपराधी भी, बड़ा से बड़ा भ्रष्टाचारी भी, वह चाहता है कि मेरा लड़का अच्छी शिक्षा ले, ईमानदार रहे, सत्य रहे, सत्यता पे चले, सदाचार रहे, शांतिपूर्ण उसका व्यवहार हो। वो एटमॉस्फियर ऐसा होता है कि वो अलग बात है कि वो न बन पाए, लेकिन उद्देश्य उसका यही होता है। कोई भी अपने बच्चे को यही नहीं सिखाना चाहता कि बेटा तुम चोरी करो, झूठ बोलो, बेईमानी करो, मार पिटाई करो, खुरापात करो, ऐसा कोई नहीं सिखाता। अर्थात धारण करने योग्य मानव के जीवन क्या, मानव के जीवन में जब नैतिकता, सदाचार, ईमानदारी, व्यवहार, सहिष्णुता, ये सब चीजों को धारण करते हैं, तभी मानव का जीवन, व्यक्तिगत परिवार का जीवन, समाज का जीवन व्यवस्थित और अनुशासित रूप से चलेगा। और जहां व्यवस्था और अनुशासन होते हैं वहीं विकास और लक्ष्य की प्राप्ति होती है। इसीलिए यहाँ महाभारत की परिभाषा में जो धर्म की बात की गई है उसको कह रहे ध्रियते इति धारणम, जो धारण करने योग्य हो, और जो धारण करने योग्य न हो वो धर्म नहीं है। यहाँ किसी धर्म विशेष की पूजा पद्धति की बात नहीं, वो आपका एक आस्था का विषय, वो समुदाय है, धर्म वो पहलू है, समझ रहे हैं। वो इस महाभारत की परिभाषा में नहीं। यहाँ धर्म का मतलब यही। आप अगर पौराणिक कथाओं में देखें तो दो आपके हिस्टोरिकल जो है प्रतीक रहते हैं, एक राम आदम मर्यादा पुरुषोत्तम राम, और दूसरे आप कृष्ण। आप फिर महाबुद्ध का उदाहरण देते हैं, आप गांधी का उदाहरण देते हैं, आप विवेकानंद के उदाहरण को देते हैं, आप अब्दुल कलाम के उदाहरण को आज लेते हैं। आज आप जो है कल्पना चावला को महिलाओं के लिए आदर्श की बात करते हैं, बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी संधू की बात करते हैं। ये सब क्या है, ये अपने अपने जीवन में इन्होंने एक लक्ष्य मुकाम हासिल किया। आप उनके व्यक्तित्व से प्रेरणा लेने की कोशिश करते हैं। लेकिन क्या कोई वीरप्पन बनने की कोशिश करता है? कोई वीरप्पन बनने की कोशिश नहीं करता। क्यों? क्योंकि वो आचरण गलत है, उसका गलत आचरण। तो धर्म का मतलब यहाँ धारण करने योग्य चीजों से है। आपने जीवन में धारण क्या करना है ये हमने स्पष्ट किया। तो यह महाभारत की परिभाषा में जो पहला पॉइंट उसने किया, ऐसी कथा जिसमें धर्म हो। अब बताइए कहां पे ये चीजें नहीं आएगी, कौन तो नहीं जाएगा? धर्म को धारण करना कौन है? यहाँ धर्म का मतलब कर्तव्य है, ईमानदारी है, सत्यता है। आप अपनी कर्तव्य पथ को निर्धारित करिए। कौन अपने कर्तव्य देखिए गीता में क्या कहा गया? गीता में देखिए कर्तव्य, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। गीता में क्या कहा? कर्म प्रधान कहा गया। कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जस करनी तस फल चाखा, ये भी कहा गया रामचरित मानस में। तो क्या है? कर्म को बल देना। और ये कर्म क्या है? कर्तव्य क्या है? आपका कर्तव्य है कि सामाजिक व्यवस्था को, पारिवारिक व्यवस्था को अनुशासित और व्यवस्थित बनाए रखना। और अनुशासित और व्यवस्थित कैसे होता है? जब आप ईमानदारी से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं। और कर्तव्यों में क्या है ये आपको बताने की जरूरत नहीं। फिर दूसरा इसमें कहा गया अर्थ, अर्थ की आवश्यकता। अर्थ क्या है भाई? भूखे भजन न होए गोपाला, ले ले अपन कंठी माला। आत्मा, जब आपको भूख लगी हो और आपसे कोई कहे चलिए पूजा पाठ कर लीजिए, दान कर लीजिए, तो मन लगेगा? नहीं लगेगा। आपको जो सुबह से नाश्ता नहीं किया और कहा जाए पढ़िए, क्या एक कप चाय पीकर 1:30 बजे तक पढ़ाई कर सकते हैं दोपहर? नहीं कर सकते। तो उसके लिए आपको ब्रेकफास्ट की आवश्यकता होती है, तभी तो आपका मन लगेगा, आप अच्छे से अध्ययन कर पाएंगे। उसी तरीके से अर्थ क्या है? आपके जीवन में आवश्यकता है। हमने बताया भूखे भजन न होए गोपाला। भगवान की भी स्तुति, अगर पेट भरा नहीं है तो उसके लिए भगवान है ही नहीं। उसके लिए भगवान का क्या मतलब? आपकी आत्मा पहले तृप्त, पहले आत्मा फिर परमात्मा, पहले आत्मा फिर परमात्मा। वैसे अर्थ की बात कर रहा है कि अर्थ की उपयोगिता मानव के जीवन में क्या है। प्रत्येक व्यक्ति को देखिए, आपके संविधान में, लोकतंत्र में, आजादी के बाद आपके मूल अधिकारों में कहा गया न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति होनी चाहिए। रोटी कपड़ा मकान, ये न्यूनतम आवश्यकताएं हैं। रोटी कपड़ा मकान शिक्षा स्वास्थ्य की जो न्यूनतम सुविधाएं हैं वो प्रत्येक व्यक्ति को मिलनी चाहिए। गरीबी रेखा का निर्धारण इसीलिए होता है, गरीबों को सरकार सब्सिडी देती है, कुछ सुविधाएं देती है, लोन देती है, फ्री में कोरोना काल में जो है खाद्यान्न का जो देखिए फ्री में वितरण, ये सब क्या है? इलाज का वितरण, टीके का फ्री में, ये क्या है? क्योंकि न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति प्रत्येक मानव का अधिकार है, प्रत्येक नागरिक का अधिकार है, अधिकार है।
कि स्वच्छ वायु, स्वच्छ जल, क्या सब मूल अधिकार में आपके अर्थ की अवस्था, न्यूनतम अवस्थाओं की पूर्ति। तो ये न्यूनतम अवस्थाओं की पूर्ति जो है ये आपके जीवन के लिए अनिवार्य है, विकास के लिए। न्यूनतम अवस्था, न्यूनतम अवस्थाओं की पूर्ति के लिए क्या है, आपको अर्थ की उपयोगिता है। तो यहाँ अर्थ की बात, लेकिन आपके मन में ये संदेह, अर्थ तो भाई हर आदमी कमा सकता है, लेकिन अर्थ कैसे आप कमाएंगे, ये धर्म को जोड़कर कमाएंगे। कर्तव्य, आप ईमानदारी से अर्थ को कमाएंगे, मेहनत से अर्थ को कमाएंगे, श्रम से मत कमाएंगे, कि नहीं तो नंबर 2 वाली बात नहीं। यहाँ आजकल तो नंबर 2 वाला जमाना आ गया है, नंबर 2 से नहीं। आप जो भी करिए, आपका जो कर्तव्य है उसको ईमानदारी से निर्वहन करिए। भ्रष्टाचार की अपेक्षा आप पहले लूट खसोट लें, लेकिन आप अपने लड़के को, हमने बताया, भ्रष्टाचारी नहीं बनाना चाहेंगे। तो वही बात, आप अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति श्रम से करिए, अपनी योग्यता से करिए, अपनी बुद्धि से करिए, ईमानदारी के साथ, क्योंकि अर्थ के बिना कुछ होने वाला नहीं है। ठीक, लालच बुरी बात हो, महत्वाकांक्षा होनी चाहिए, लेकिन लालच बुरी बात है। तो वहां अर्थ की आवश्यकता, बिना अर्थ के कुछ होने वाला नहीं। आजकल का जमाना तो और कलयुग हो गया है, बिना अर्थ के लालच में तो भाई ऐसी ऐसी घटनाएं सुनने को मिल जाती हैं कि बाप बेटे में नहीं पड़ता है अर्थ के लिए। तो अर्थ क्योंकि सबके आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, तो महाभारत की परिभाषा में कहा गया कि आप अर्थ को कमाइए, अर्थ आपके लिए उपयोगी है, लेकिन वो अर्थ का उपार्जन का जो आपका साधन है वो उत्तम होना चाहिए। गांधी जी ने क्या किया, गांधी जी ने क्या है, साधन और साध दोनों पर बल दिया कि अगर आपका साध्य अच्छा है तो आपका साधन भी अच्छा होना चाहिए। और बहुत से लोगों ने डिफर किया आजादी की लड़ाई में कि साध्य हमारा अच्छा होना चाहिए, उसके लिए किन्हीं भी साधनों का प्रयोग करना है, सामदंड भेद। लेकिन नहीं, गांधी का नहीं, साधन, साध्य जब अच्छा है तो उसके लिए साधन भी अच्छा होना चाहिए। क्योंकि कहा जाता है बुरे कर्म का बुरा नतीजा, का भाई चाचा हाँ भतीजा। तो आप कर्म जब अच्छा नहीं करेंगे तो फल कैसे अच्छा प्राप्त करेंगे। आप गलत साधन का प्रयोग करके अगर आगे बढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं वो तात्कालिक हो सकता है लाभ आपको दे दे, लेकिन दीर्घकालिक लाभ आपको नहीं देगा। तो इसीलिए महाभारत परिभाषा में कहा गया कि जैसे धर्म की उपयोगिता है वैसे ही मानव के जीवन में, इतिहास में अर्थ की भी उपयोगिता है। फिर काम क्या है, देखिए भाई, सृष्टि की रचना वैज्ञानिक तरीके से आप जानते हैं कैसे हुआ, केमिकल लोचा के द्वारा हुआ। पौराणिक कथाओं में कहा जाता है मनु श्रद्धा, और ईसाई में आदम हुआ, कहानी तमाम तरीके के है। लेकिन कहीं भी सृष्टि की जो रचना है तो उसमें केमिकल लोचा जो हम करें तो जैविक आवश्यकताएं हैं मानव की। काम जो है मानव की जैविक आवश्यकता है, ठीक है, काम जो है मानव की जैविक आवश्यकता है। लेकिन जैविक आवश्यकता का ये मतलब नहीं कि मानव और पशु में क्या अंतर है। पशुओं में क्या पति पत्नी का संबंध होता है, लेकिन आपके जीवन में, मानव के जीवन में, और खास करके हिंदू धर्म में अगर आप देखें, हिंदू संस्कार के पद्धति में देखें तो हमने विवाह को एक संस्कार माना। हमने तो जन्म से लेकर मृत्यु तक के आज संस्कार माना। ये संस्कार है, विवाह क्या है, संस्कार है। और संस्कार, विवाह क्या होता है, पति पत्नी का ट्रस्ट, विश्वास। तो उसमें एक इतिहासकार है, उन्होंने कहा काम वह पुरुषार्थ है जो भोग में भी त्याग का अनुभव करता है। काम वह पुरुषार्थ है जो भोग में भी त्याग का अनुभव करता है। तो ये जो काम है ये त्याग की भावना को पैदा कर रहा है, त्याग, समर्पण को दिखा रहा है। समर्पण किसके, अपने साथी के प्रति, अपनी भार्या के प्रति, अपनी जीवन संगिनी के प्रति, अपनी सहचरणी के प्रति संज्ञा। इसीलिए ऋग्वेद आप देखेंगे शतपथ ब्राह्मण में कहा गया कि जायत स्तंभ, पत्नी ही ग्रह है, पत्नी ही गृह है, मतलब पत्नी से ही गृह घर चलता है, पत्नी को गृह की संज्ञा दी गई। फिर कह रहा है कि अर्धांगनी है, आधा अंग है पुरुष का। अर्थात ये जब आधा अंग, ये विश्वास की बात कर रहा है। अर्थात बायोलॉजिकल अवस्था जो है, पुरुष विपरीत आकर्षण का जो अवस्था है, लेकिन वो आकर्षण व्यभिचार में न बदल जाए, है व्यभिचार समझ रहे हैं, वो न बदल जाए। जानवर और मानव में अंतर किया गया। इसीलिए हमारे यहाँ हिंदू में संस्कार पद्धति में विवाह को एक संस्कार, पवित्र स्थान के रूप में माना जाता है। तो इसमें क्या कह रहा है कि मानव की आवश्यकता क्या है, काम, आवश्यकता है उसकी बायोलॉजिकल, लेकिन उस पर नियंत्रण करना भी चाहिए, उस पर नियंत्रण, मन को नियंत्रण, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो मन पर नियंत्रण भी जरूरी है, मन पर नियंत्रण भी जरूरी है। बहुत से लोग लाइव पढ़ रहे हैं लेकिन मन उनका लग रहा है बगल में जो है आज भक्तवानी का भात है, उधर ध्यान दिया चला जा रहा है। तो ये मन पे नियंत्रण, मन तो चंचल है,
मन तो चंचल है, उसको नियंत्रित करना जरूरी है। देखिए ये मानव समाज है, सृष्टि है, खूबसूरत चीजों से भरा हुआ है, तो अट्रैक्शन होना स्वाभाविक सी बात है, लेकिन नियंत्रण होना भी जरूरी है। तो ये काम जो बता रहा है ये त्याग की बात को सिखा रहा है कि आवश्यकता तो है लेकिन नियंत्रण जरूरी है। इसीलिए हिंदू संस्कार पद्धति में महाभारत की परिभाषा में जब इतिहास की बात की जाती है तो हम काम की भी उपयोगिता की बात करते हैं। काम आपको क्या सिखाता है? त्याग सिखाता है, समर्पण सिखाता है, ठीक, आपको विश्वास सिखाता है, आपको अपने सहचर्य के धर्मी के साथ, पति पत्नी भार्या के संबंधों का, क्योंकि देखिए इससे क्या होता है, एक परिवार सुखद रूप से बढ़ता है। जो परिवार बढ़ेगा, पति पत्नी का ट्रस्ट, बच्चे अच्छे संस्कारी होंगे, परिवार संस्कार होगा, समाज आगे बढ़ेगा। तो इसीलिए ये जो काम व पुरुषार्थ है जो भोग में भी त्याग का अनुभव करता है। तो महाभारत की परिभाषा में कहा गया कि ऐसी कथा जिसमें धर्म हो, जिसमें अर्थ हो, जिसमें काम हो, और फिर कह रहा मोक्ष, जब आपके कर्तव्य अच्छे होंगे, आपने उचित तरीके से जीविका निर्वहन किया होगा न्यूनतम आवश्यक पूर्ति के लिए, आपने अपने पारिवारिक दायित्वों का, आपने अपने दाम्पत्य जीवन के दायित्वों का ईमानदारी से निर्वहन किया होगा, तो आपका जीवन सुखमय होगा, आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर ले जाएंगे। अगर आप टीजीटी के परीक्षा को विद इन सिलेबस एसपी शुक्ला एजुकेट पे हमारे साथ डॉक्टर अमित वत्स के साथ शेयर करेंगे, सहयोग करेंगे, ईमानदारी के साथ हमारे बताए हुए मार्गों पर चलेंगे, उस तरीके से पढ़ाई करेंगे, तो आगामी रिजल्ट में आप भी मेरी जो है एक सफल होकर के अपने घर परिवार समाज में नाम रोशन करेंगे। तो महाभारत क्या सिखाता है कि धर्म अर्थ काम मोक्ष जहाँ है वहीं इतिहास है। तो महाभारत की इतिहास की परिभाषा बड़ी ही साइंटिफिक है और कह रहा आज भी प्रासंगिक है कि इतिहास वह है ऐसी कथा जिसमें धर्म का वर्णन हो, अर्थ का वर्णन हो, काम का वर्णन हो, मोक्ष का वर्णन हो, उसको हम क्या कहेंगे? इतिहास कहेंगे। इसको हम क्या कहेंगे? इतिहास कहेंगे। ठीक, फिर एक आधुनिक परिभाषा है। आधुनिक परिभाषा में क्या है? उसमें कहता है इसमें कह रहा है देखिए जब पहले जब हम इतिहास की बात करते थे तो हम इतिहास में देखिए इतिहास विषय को अगर आप देखें तो इतिहास विषय के अध्ययन के लिए जब हम चर्चा करते थे तो कहा जाता था कि इतिहास में अध्ययन किसका किया जाता है? गड़े मुर्दे उखाड़ना ये। लेकिन कंपटीशन की दृष्टि से जब आप देखें, सामाजिक व्यवस्था की दृष्टि से देखें, इसके महत्व की दृष्टि से देखें, तो इतिहास में विगत 10 साल पहले की बात करें कंपटीशन की दृष्टि से तो ज्यादातर राजनीतिक इतिहास पूछे जाते थे। राजनीतिक इतिहास पूछे जाते थे कि कौन वंश का संस्थापक कौन, उसने कितनी लड़ाइयां लड़ी, उसने कितने युद्ध विजय प्राप्त किया, साम्राज्य विस्तार उसका कहा। लेकिन अब समय के साथ चीजें बदली, हम 19वीं सदी से 20वीं सदी से 21वीं सदी में आ गए। हम अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति के अन्योदय की बात करते हैं, उसके विकास की बात करते हैं। यूएनओ के देशों का यही उद्देश्य है। ये सारी चीजें तो अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्तियों की बात करते हैं। तो देखिए किसी भी देश की तरक्की का आकलन जो होता है, विकास का आकलन जो है, 2 चीजों से किया जाता है। एक वहां स्त्रियों की दशा क्या है और दूसरे वहां शिक्षा का स्तर क्या है। क्योंकि स्त्रियों की दशा वहां की सामाजिक व्यवस्था की रीढ़ को दर्शाता है और शिक्षा का स्तर वहां की इकोनॉमिक व्यवस्था का आधार तैयार करती है। अगर आप सोचिए, अगर आप बीएड न किए होते, बीए के बाद बीएड न किए होते, क्या टीजीटी की परीक्षा के लिए योग्यता होती? अगर आप पीजी नहीं होते तो क्या आप पीजीटी के लिए योग्य होते? अगर आप नेट जेआरएफ नहीं है तो क्या हायर एजुकेशन के लिए योग्य होते? ये एजुकेशन क्या दिखा रहा। और आप टीजीटी पीजीटी हायर एजुकेशन सेलेक्ट होते तो आर्थिक संपन्नता। वैसे ही अगर साइंस का आविष्कार हुआ, भाप के इंजन का आविष्कार हुआ है, हवाई जहाज का आविष्कार हुआ, ये सब चीजें आविष्कार हुई तो किसकी देन है? शिक्षा की देन है, ज्ञान की देन है, शोध के विषय की देन है, तर्क और बौद्धिकता की देन है। ये सब चीजें हुई तो किसी भी देश की तरक्की में योगदान कर रहे हैं कि नहीं। तो किसी तरीके से समाज के बारे में जब हम देखते हैं, देश के बारे में विकास करते हैं, तो शिक्षा और महिलाओं की स्थिति के बारे में। वैसे ही कंपटीशन में भी युग बदला। अब ज्यादातर प्रश्न जो है सामाजिक बैकग्राउंड से, महिलाओं से,
आर्थिक संसाधनों से, इन सब चीजों से पूछे जाते हैं। परंपरागत ट्रेंड में परिवर्तन आ गया है। आप विगत प्रश्नों का अवलोकन करेंगे तो इस तरीके से आपको चीजें दिखाई देंगी। तो होता है कि इतिहास को कैसे पढ़ें, क्या उपयोग है, तो इसमें जो है आधुनिक इतिहास जब हम परिभाषा देते हैं आधुनिक रूप में, उसमें कहा जाता है कि अतीत का अध्ययन करते हुए वर्तमान के संदर्भ में उसकी उपयोगिता और भविष्य में प्रासंगिकता हो, भविष्य में क्या हो, प्रासंगिक हो। आज जो हम इतिहास की परिभाषा देते हैं धर्म अर्थ काम मोक्ष, उसमें भी ये बातें छिपी हुई हैं कहीं न कहीं। और जो आधुनिक संदर्भ में जिस परिभाषा को सर्वाधिक मान किया जाता है यही है कि इतिहास का अध्ययन हम अतीत की घटनाओं से सीख लेते हुए वर्तमान में उसको उपयोगी बनाएं और भविष्य में उसकी प्रासंगिकता हो, ऐसा ही इतिहास की जरूरत है। तो ऐसा क्यों, कैसे होगा, देखिए एक छोटा सा उदाहरण ले। आप हम ऋग वैदिक समाज से शुरू करते हैं। ऋग वैदिक समाज, फिर हम आए आगे, हम उत्तर वैदिक समाज में आए, फिर मौर्य में आए, फिर इस तरीके से गुप्त में आए, फिर इस तरीके से आगे बढ़ते चले गए तो मध्यकाल आ गया और फिर आधुनिक काल, और फिर हम वर्तमान में 21वीं सदी में है, आधुनिक में 21वीं सदी में है, सन 2022 में यहाँ तक। अब हम इसमें एक पहलू को सिर्फ लेते हैं कि इतिहास की उपयोगिता, इस परिभाषा में कैसे, एक पहलू को लेते हैं। एक पहलू क्या है, हम यहाँ महिलाओं की स्थिति के बारे में चर्चा करते हैं। ऋग वैदिक समाज में हमने आपको थोड़ा सा संकेत किया था पाठ्यक्रम में, ऋग वैदिक समाज में हम चर्चा करते थे जब, तो महिलाओं के बारे में। देखिए ऋग वैदिक समाज पूरी तरीके से कबायली समाज था, ग्रामीण समाज था, ठीक, महिलाओं में। तो लेकिन वहां भी महिलाओं में क्या एक संस्कार होता है, उपनयन संस्कार, उपनयन संस्कार। तो उपनयन संस्कार महिलाओं का भी होता था, शिक्षा उनके लिए भी थी, सभा समिति राजनीतिक इकाइयां था जिसमें वो भाग लेती, सिवाय संपत्ति के अधिकार को छोड़ करके वहां था। ऋग वैदिक समाज में दहेज प्रथा नहीं थी, सती प्रथा नहीं थी, छुआछूत की भावना, इस तरीके की चीजें नहीं थी। आज के समाज की बाल विवाह नहीं था, आज के समाज की जो तीनों समस्याएं बनी हुई। तो स्त्रियों की स्थिति ऋग वैदिक समाज में वर्तमान काल में से कुछ मामलों में अच्छी थी, ठीक। यहां स्त्रियों की स्थिति में क्या बताया, समाज में अच्छी व्यवस्था थी, समाज में सबसे अच्छी तो नहीं कह सकते लेकिन अच्छी व्यवस्था थी समाज में। ठीक स्थिति थी यहाँ पे। लेकिन जैसे उत्तर वैदिक आया, तो महिलाओं को क्या किया गया, उपनयन संस्कार से रोक दिया गया, सभा समिति से भाग लेने में रोक दिया। तो स्थिति में क्या है, गिरावट होने लगी, गिरावट होने लगी। फिर क्या है, जैसे ही बौद्ध धार्मिक सुधार आंदोलन वाला चरण गया, फिर मौर्य काल आया, तो यहाँ यवनों का आक्रमण आप देखेंगे तो पर्दा प्रथा यहाँ आ गया, पर्दा प्रथा। फिर आगे चल के मुगल काल, जब मुस्लिम समाज यहाँ आया, मुस्लिम धर्म आया, आक्रांत आया यहाँ से, तो पर्दा प्रथा और यहाँ इस कार में यवनिका शब्द मिलने लगा, यवनिका नेपथ्य शब्द मिलने लगा, ठीक। तो लेकिन इस दौर तक अगर आप देखें तो यहाँ से ही साम्राज्य विस्तार, व्यवस्थित रूप से सारी चीजें होने लगी। तो महिलाओं की स्थिति उच्च कुलीन वर्गों में तो
एक तरीके के बंधक के रूप में हो गई, पर्दा प्रथा उच्च कुलीन वर्गों में हो गई, शिक्षा के लिए बात। लेकिन जो ग्रामीण अंचल था, गरीब अंचल था, वहां महिलाएं आजीविका के लिए आत्मनिर्भर रही। आज भी देखिए, अब तो थोड़ा बहुत परिवर्तन हो रहा है कि हर वर्ग की महिलाएं जॉब कर रही, सब कुछ कर रही, लेकिन पर्दा प्रथा जितना कुलीन और संपन्न वर्गों में है उसका दशांश भी नहीं जो है आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, क्योंकि उनको जीविका के लिए मजदूरी करनी पड़ती। भाई साड़ी पहन के और घूंघट डाल के कितने समय तक कोई मजदूरी कर पाएगा, और कितने समय का अगर ऑफिस में भी काम कर रहा है तो कर पाएगा? भाई नहीं कर पाएगा ना। तो पर्दा प्रथा तोड़ रहा है, आर्थिक गतिविधियों ने तोड़ा, अब वो उनके ज्ञान के कारण हुआ। ये स्थिति का जो परिवर्तन है, इतिहास यही तो बता रहा है कि हम अतीत का अध्ययन करते हैं, वर्तमान में उसकी उपयोगिता, भविष्य में उसकी प्रासंगिकता को देखेंगे। फिर आगे देखिए, इसी तरीके से गुप्त काल जब आया तो यहाँ स्त्रियों की इस दशा में और गिरावट आने लगी। ठीक, तो ये कहने का मतलब ये चीजें शुरू। फिर आप मध्यकाल में यहाँ पर्दा प्रथा शुरू हो गई और स्त्रियों की दशा में गिरावट होने लगी, क्षेत्रीय होने लगे। और आधुनिक काल में भी हमको फिर उसके बाद जब आधुनिक शिक्षा आई तो स्त्रियों को भी हमने शिक्षा का मौका दिया। नहीं तो प्राचीन काल में शिक्षा के लिए कोई उस तरीके की व्यवस्था रही नहीं, ऋग्वैदिक के अलावा वर्जित थी। राजा या कुलीन परिवार के लोग पारिवारिक शिक्षा या गुरु से लेते थे, सामान्य वर्ग या महिलाओं के लिए शिक्षा की व्यवस्था ही नहीं थी। ये सब चीजों में क्या गिराव, तो हम क्या ऐसे इतिहास पढ़ते वक्त हम इन्हीं परिवर्तनों को ही तो ध्यान में रखेंगे कि वैदिक काल में कैसा था, धार्मिक काल में कैसा था, मौर्य काल में स्त्रियों की स्थिति कैसी थी, गुप्त काल में क्या परिवर्तन हो, तो उन परिवर्तनों को ही हम ध्यान में रखेंगे और उसी के साथ हम भविष्य की योजनाओं को बनाते चलते। तो वही कह रहा है कि इतिहास का अध्ययन करते हुए हमें वर्तमान के संदर्भ में उसकी उपयोगिता को ध्यान में रखना है और भविष्य में उसकी प्रासंगिकता भी हो, समाज के लिए स्वीकार भी हो। तो ये दो परिभाषाएं हमने दी इतिहास की, क्योंकि देखिए किसी भी विषय को शुरुआत करने के पहले आपको उस विषय से जो क्रॉस इंटरव्यू वगैरह होगा, जो प्रश्न पूछे जाएंगे, वो आपको जानना जरूरी है। ये हमने लेक्चर आपको इसलिए लिया, और भी बहुत सी परिभाषाएं हैं, लेकिन हम एक अपनी क्लास आपको जिस सिलेबस से आज प्रागइतिहास से संक्षिप्त में शुरुआत करेंगे। लेकिन उसके पहले जिस विषय को हम पढ़ाते हैं या पढ़ने जा रहे हैं, कम से कम हमको उसकी एक व्यवहारिक परिभाषा ज्ञात हो, उसका हमको उद्देश्य पता हो, उसमें किन चीज़ों का हम अध्ययन करते हैं, अगर कोई उसकी उपयोगिता क्या है। ये सारी चीज़ें सामान्य प्रश्न है, इंटरव्यू टीजीटी में नहीं है, लेकिन मुझको पता है 98% विद्यार्थी जो टीजीटी इतिहास से देते हैं वो ज़्यादातर उसमें 50% पीजीटी भी इतिहास से देते हैं, 30% नेट हायर जो देते हैं वहाँ तो इंटरव्यू है। जो सिविल परीक्षाओं में तैयारी कर रहे हैं या अन्य किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ भी आपसे अगर इंटरव्यू है तो आपसे व्यवहार में पूछा जा सकता है कि इस विषय की क्या उपयोगिता है, कैसे इसको आज के संदर्भ में देख रहे हैं, ये चीज़ें हैं। तो इतिहास को पढ़ने के लिए हमने जो बताया, रटने का विषय नहीं है इतिहास, इतिहास समझने का विषय है, बोध करने का विषय है। इसको आप समझने की कोशिश करिए, घटनाओं पर चिंतन करिए और उसमें जो निरंतरता बनी है उसको लेते रहिए और जो परिवर्तन है उसको ध्यान में रखिए। तो आप इस विषय में जो आपकी अरुचि है वो रुचिकर इतिहास हो जाएगा, आपको आनंद आने लगेगा। ठीक, तो परिभाषाओं के साथ ही आज की टॉपिक पर आते हैं। जो आपका टॉपिक है प्रागइतिहास, उसकी हम चर्चा करते हैं। अब आपका पहला सिलेबस में निर्धारित पाठ्यक्रम है, क्या है? प्रागइतिहास। प्रागइतिहास देखिए, हमने आपसे कल भी कहा था कि जब हम कोई नया अध्याय शुरू करेंगे, कोई नई टॉपिक शुरू करेंगे, तो पहले हम आपको बताएंगे कि इस टॉपिक से कहाँ से प्रश्न आते हैं, ठीक, और कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, और इस टॉपिक में आपको कहाँ फोकस करना है, किस तरीके से पढ़ना है। तो प्रागइतिहास की बात करते हैं। तो इतिहास की तो एक हमने परिभाषा दी, फिर इतिहास में भी एक छोटी सी चर्चा और रह गई है, वो आपकी परीक्षा की दृष्टि से तो उपयोगी नहीं, लेकिन इंटरव्यू हो गया उस उपयोगिता के दृष्टि से। लेकिन किसी भी विषय के जिससे बेस जो होता है न्यू, जब वो मजबूत नहीं होगी तो इमारत बुलंद नहीं हो पाएगी, मजबूत नहीं हो पाएगी। इसीलिए पुराने खंडहर को देख करके स्थिति का आकलन कर लिया जाता है। वही बातें ये भी हैं। तो इतिहास के बारे में जब करते हैं तो तीन इतिहास में हम कर रहे प्रागइतिहास को पढ़ेंगे। किसको पढ़ेंगे? प्रागइतिहास। प्रागइतिहास
प्रागैतिहास को पढ़ने के पहले हम तीन और चीजों की संक्षेप, एक है प्रागैतिहास, एक है आद्य इतिहास और एक है इतिहास, या इसको हम ऐतिहासिक भी कह देते हैं, ऐतिहासिक काल, इसको हम ऐतिहासिक काल भी कहते हैं। ये प्राग इतिहास का काल क्या है, या प्राग इतिहास में किसका हम अध्ययन करते हैं, या आदि इतिहास में किसका अध्ययन करते हैं, अंतर क्या है? छोटे छोटे प्रश्न ही आपसे इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। प्राग इतिहास तो कहा जाता है कि मानव का इतिहास के कालखंड का वह समय, मानव इतिहास के कालखंड का वह समय जब मानव पढ़ना लिखना नहीं जानता था। अर्थात यहां पढ़ना लिखना नहीं जानता, इतिहास का वह कालखंड या इतिहास के उन काल की चीजों को जो हम लेते हैं जब मानव न पढ़ना जानता था लिखना जानता था, लेकिन हमको उसके बारे में जानकारी मिल रही। तो मानव इतिहास के कालखंड का वह समय जब मानव पढ़ना लिखना नहीं जानता था, तो उसको हम प्राग इतिहास में रख रहे हैं। जैसे जब पढ़ना लिखना नहीं जानता तो वो अपनी बुद्धि विवेक का क्या प्रयोग करेगा, तो भाई वो चित्रकारी करेगा, ठीक, वो शिकार करेगा, या जो भी गतिविधियां वो करे, या जो भी गतिविधियां करेगा उन गतिविधियों की जो छाप होगी, जब खुदाई में मिलेगा, तो खुदाई में अन्वेषण में मिलेगा, क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर खुदाई होती है दो तरीके की, फिर अलग अलग विधि है, कार्बन डेटा विधि है, यूरेनियम डेटा विधि है, पोटेशियम आर्गन विधि है, सल्फर विधि है, अलग अलग चीजों से हम उसको स्रोत जानते हैं किस समय का कालखंड का। ये सब भी चीजें आपके सिलेबस में तो हूबहू नहीं लिखी गई, लेकिन कहीं न कहीं प्रश्न आते हैं, तो इसकी भी चर्चा हम करते रहेंगे इसमें, ठीक। तो ऐसा कालखंड तो हम जानेंगे कैसे जब हमको लिखना पढ़ना ही नहीं आ रहा है। तो आज भी देखिए बहुत पुराने इतिहास को देखिए, ये जो चैप्टर है थोड़ा सा लाइव नहीं हो पाता, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि लाइव आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि आप चीजों को जोड़ के देखिए। आप एक छोटा सा उदाहरण लीजिए, आप अपने गांव में जाइए, गांव में जाइए तो दो चार ऐसे खंडहर मिलेंगे जहां दो तीन पीढ़ियों से कोई रहता नहीं, कोई रहता नहीं, उनके घर में कोई बात जानता होता, लेकिन जब आप जाते हैं तो वहां कुछ बर्तन मिले हुए टूटे मिल जाएंगे, कुछ जो है बेड टूटे हुए मिल जाएंगे, कुछ जो है अनाज रखने की चीजें टूटी हुई मिल जाएंगी। तो कुछ जो बिखरी हुई वस्तुएं हैं उनसे आप अनुमान लगाते हैं कि इनके घर का सामाजिक स्टेटस कैसा रहा होगा, आर्थिक स्टेटस कैसा रहा होगा। अगर किताबें वगैरह के कुछ अवशेष मिल रहे हैं तो शैक्षिक स्टेटस के बारे में पता चलेगा। अगर पर्दा वर्दा ज्यादा लगा हुआ है और श्रृंगार दानवान हर कमरे में दिखाई दे तो लग रहा है कि महिलाओं में जो है रुचि थी सौंदर्य के प्रति। खान पान का स्तर भी पता लग जाता है बर्तन भाड़े की अवशेष को देख करके। हमारे चाचा जी थे, वो जब शादी हुआ, अब तो जमाने बदल गया, पक्की नाली ढकी नाली हो गई, नहीं तो शादी उदी देखने जाते थे तो अगवाड़ा कम पिछवाड़ा ज्यादा देखते थे। कहे कि नापदान की तरफ जाइए तो अगर उसके घर में खाने पीने की चीजें रही, नापदान में पंडोहा बोलते थे, आप लोग यहाँ जो भी बोलते हो, तो वहाँ अचार खटाई और ये सब चीजें आज अगर खाए तो 2-4 दिन तक तो पड़ा ही रहता था। कहे पता लग जाएगा कि खाने पीने का स्तर इसका कैसा है, बिटिया खाने पीने में सुख है कि नहीं। तो वही चीजें अनुमान लगाया कैसे, अपने बुद्धि से विवेक से। तो उसका एक प्रयोग किया, क्या उन्होंने पढ़ा उनके घर के बारे में कि किताब लेके पूछ ले पढ़ ले कि भैया किनके घर क्या हो। तो ऐसे कालखंड का इतिहास जहां मानव जब पढ़ना लिखना नहीं जानता था, और उस काल के इतिहास के स्रोत के रूप में हम अभिलेख गुफा चित्रकारी पांडु ये सब चीजें जब लेते हैं तो ऐसे कालखंड के इतिहास को हम कहते हैं प्रागैतिहास में। जब मानव पढ़ना लिखना नहीं जानता था तो उस काल के इतिहास को हमने किस क्रम में रखा, प्रागैतिहास के क्रम में रखा। किस में रखा, प्रागैतिहास में, ठीक। लेकिन एक ऐसा भी कालखंड आया जब मानव पढ़ना लिखना तो जानता था, श्रुत साहित्य बोलकर भी जानता था, लेकिन उसका हम सटीक अध्ययन आज भी नहीं कर पा रहे हैं। जैसे आदि इतिहास में यहां पढ़ना भी जान रहा है, लिखना भी जान रहा है और समझ भी रहा है, लेकिन हम इसके इतिहास को व्यवस्थित नहीं कर पा रहे हैं, अध्ययन नहीं कर पा रहे हैं।
अब व्यवस्थित अध्ययन नहीं कर पा रहे। जैसे हड़प्पा या सिंधु सभ्यता, जिसको आप कहते हैं हड़प्पा और वैदिक, हड़प्पा और वैदिक, हड़प्पा और वैदिक, ये दो ऐसे कालखंड हैं इतिहास के कि देखिए हड़प्पा में लिपि है, लिखा हुआ सब कुछ है, लेकिन द्विभाषिया नहीं मिल रहा है, द्विभाषिया नहीं मिल रहा है। जैसे अगर एक सामान्य सा उदाहरण देखिए, मेरे जो एग्जाम्पल रहेंगे वो आपके जीवन से रहेंगे, कुछ गवई पुट भी उसमें रहेगा, लेकिन वो आपके इस विषय की समझ को बढ़ाने में आसान कर देंगे। आपको क्या है, चीजों को समझ लेना है और अपने लिए उपयोगी बना लेना है। जैसे अगर आपके घर में कोई बच्चा है, मानसिक रूप से दिव्यांग है या मूक बधिर है, तो आप उसकी एक्टिविटीज को जान जाते हैं कि वो इशारे में पानी मांग रहा है, सोने के लिए कह रहा है, कष्ट है, क्या है, सब कुछ आप समझ जाते हैं। लेकिन अनजान व्यक्ति जो आता है वो इसके इशारों को नहीं समझ पाता, क्योंकि आपका उसके साथ बचपन से ही देखते देखते तादात्म्य हो गया है, अंडरस्टैंडिंग हो गई। आप अबोली भाषा को भी समझ रहे हैं, अगर उस भाषा को आप अपनी भाषा से कनेक्ट कर ले रहे हैं, उसकी जो मूक वाली भाषा है उसको भी आप कनेक्ट कर लें, लेकिन जो तीसरा व्यक्ति वो नहीं कनेक्ट कर पा रहा है। वैसे ही हड़प्पा काल में जो भाषा है, लिपि है, उसका कोई द्विभाषिया नहीं लिखा। इसको एक न मिलने के कारण हमारे पास लिखित सामग्री तो है, लेकिन हम उसका अध्ययन नहीं कर पा रहे हैं। आई महादेवन, रेवंड, हैरिस, टेरिटो, तमाम लोगों ने प्रयास किया और कुछ हद तक सफलता भी प्राप्त की। आई महादेवन ने दावा भी किया लेकिन अभी भी पूर्णतः हड़प्पा लिपि को पढ़ा नहीं गया। वैसे ही वैदिक काल का इतिहास श्रुत साहित्य था, मौखिक साहित्य था, बाद में वेदों का संकलन किया गया, तो ये भी हमको लिखित सामग्री उस व्यवस्थित रूप में नहीं हुई, तो हम वैदिक और हड़प्पा को आदि इतिहास में रखते हैं। तो आदि इतिहास की परिभाषा हम कैसे देंगे? ऐसा कालखंड, इतिहास का ऐसा कालखंड जिसमें मानव पढ़ना लिखना तो जानता था, लेकिन अभी भी हम उसका अध्ययन नहीं कर पा रहे, और द्विभाषीय कार। एक दूसरा उदाहरण लीजिए, रीजनिंग का सवाल है, रीजनिंग, ठीक, इसमें जैसे लिख दिया गया पेन, और पेन के बाद यहां लिख दिया गया 10, फिर उसके बाद यहां दिया जाए, लिख दिया जाए देन, फिर यहां लिख दिया जाए कैंट। ये अब कूट बनाना, फिर उसके बाद एक कोई और शब्द दे दिया जाए, चार कोई और लिख दिया जाए, चाहे कुछ भी आप लिख दीजिए, समझाने के लिए बता रहे हैं। ये लिख दिया गया, HAST करके लिख दिया गया, ठीक। अब यहाँ कूट में आप क्या करते हैं, आप जैसे ये देख रहे हैं, कूट मिलाते हैं, पी की जगह पे यहाँ पे टी लिख दिया गया है, पी की जगह पे क्या हो गया है, टी, और ई की जगह पे हम ई ही लिख रहे हैं, और एन की जगह पे हम ई ही लिख रहे हैं। तो पेन को हमने टेन में बदल लिया। ये कैसे हम जान पाए? क्योंकि हमारे पास दो भाषा, दो चीजें हैं, एक ये भाषा, एक ये भाषा, हम दोनों को टैली कर रहे हैं कि जहां जहां पी लिखा है वहां वहां को टी कर दिया है, पी को टी कह रहा है, और ई को ई ही रहने दे रहा है, एन को एन ही रहने दे रहा है। वैसे यहाँ जहां जहां टी है वहां वहां के कर दे रहा है, और यच जहां है वहां इसको ई कर दे रहा है, ई को यहाँ यन कर दे रहा है, यन को टी कर दे रहा है। तो हमको अगला जो कूट देगा उससे आसानी हो जाती है कि हम पी की जगह पे क्या रखें, टी की जगह पे क्या रखें, एच की जगह पे क्या रखें। ये कैसे हो रहा है? जब हम दोनों भाषाओं को देखते हैं कि जहां ये शब्द आ रहा है वहां ये शब्द लिखा गया, ये चित्र दिया हुआ है, ये शब्द का उपयोग किया गया। तो ऐसे ही द्विभाषीय अगर कोई पढ़ने वाला कोई मिल जाए, कोई पे या जो चीजें ऐसी सामग्री मिल जाए जो द्विभाषीय हो और टैली करता हो, तो हम इसकी लिपि को आसानी से पढ़ लेंगे। तो इतिहास के कालखंड का वह क्रम जब मानव पढ़ना लिखना तो जानता था, लेकिन अध्ययन सामग्री को पढ़ा न जाने का, लिपि को पढ़े न जाने के कारण तो हम अभी उसको उसके ज्ञान से अबोध है, नहीं जान पा रहे। तो ऐसा कालखंड को हम क्या कहते हैं? आद्य इतिहास कहते हैं। और जब मानव पढ़ना लिखना जान गया, समझना जान गया, तो भारत के संदर्भ में अशोक के काल से, मौर्य काल से जो है माना जाता है कि ऐतिहासिक काल की शुरुआत हो जाती है। तो ये तीन संक्षिप्त चीजें हैं। आपको परीक्षाओं में देखिए एकदम बेसिक से शुरू कर रहे हैं क्लास को, आपसे ये परीक्षा में पूछा भी जाता है।
आपसे आता भी है। तो आज की क्लास में हमने सिर्फ 2 चीज़ों का अध्ययन किया, एक कि इतिहास की परिभाषा कैसे होती है और इतिहास के जो 3 नाम है, प्राग इतिहास में क्या है, आद्य इतिहास में क्या है और ऐतिहासिक काल में क्या है, बेसिक अंतर को समझने की कोशिश की है हम। अब हमको जो आपका मूल टॉपिक है उस पर चर्चा करते हैं, उसके डिवीजन को करते हुए तब आगे बढ़ते हैं। क्या पढ़ना है, सिलेबस पे आते हैं। देखिए अब सिलेबस पर जो है, सिलेबस में आपके दिया हुआ है प्राग इतिहास। जब आप प्राग इतिहास को पढ़ना शुरू करते हैं और यहाँ आए हुए प्रश्न पत्रों को देखते हैं, प्राग इतिहास के प्रश्नों को देखते हैं, टीजीटी में आए हुए, पीजीटी में आए हुए और अन्य कंपटीशन की परीक्षाओं में जो यहां से प्रश्न आते हैं, तो 2 चीज का ध्यान में रखिएगा, समय नहीं पूछता है, टाइम, घटना का टाइम नहीं पूछता। क्यों? क्योंकि आज तक घटना का टाइम क्लियर नहीं है। इसका एक अनुमान है कि 25 लाख, 10 लाख, 1 लाख, 1.5 लाख, 9,000, 10,000, एक अनुमान है, ईस्वी पूर्व, ये सब अनुमान है। बीसी एडी ये जो आता है, बीसी मतलब बिफोर क्राइस्ट, ईसा के जन्म के पूर्व, और एडी का मतलब एनो डोमिनी। ठीक, अब इस पर जो है बीसी एडी न लिख करके कैपिटल जो स्मॉल में प्रयोग किया जाने लगा है। कॉमन इरा शब्द का प्रयोग किया जाने लगा है, क्योंकि जो है बहुत से, देखिए वो औपनिवेशिक काल की चीजें थी, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। हम बीच बीच में आपको कुछ ऐसी चीजें बताएंगे जो आपको इंटरव्यू वगैरह के लिए उपयोगी होगी, उसको हम बताते चलेंगे, नई नई चीजों को। अभी आते हैं अपने मूल बिंदु पर ही, प्राग इतिहास। यहाँ समय नहीं पूछता क्योंकि समय का निर्धारण ही कुछ नहीं हो पाया वैज्ञानिक तरीके से। अनुमान पे समय है, अनुमान पे है, और अनुमान पे समय है तो समय के साथ तो भाई इसका तो प्राग इतिहास जब हम पढ़ेंगे तो कैसे पढ़ेंगे, अनुमान, तो हम अनुमान लगाते, इसलिए प्रश्नों में यहाँ समय नहीं पूछा जाता। आपको बस व्यवस्था का क्रम जानना है, क्रम के हिसाब से। फिर यहाँ प्रश्न 3 तरीके के पूछे जाते हैं, 3 तरीके। एक देखिए, प्राग इतिहास का जो वर्गीकरण किया गया है, वर्गीकरण का जो आधार है, वर्गीकरण का जो आधार है, ये आधार आपको जानना है, वर्गीकरण का आधार ये। फिर वर्गीकरण का जो आधार है, वो आधार से ही प्रश्न बनते हैं। वर्गीकरण का आधार क्या है, इसको भी बताते हैं। दूसरे यहां जो प्रश्न बनता है प्रसार क्षेत्र से, प्रसार क्षेत्र से मतलब कहां है वो स्थल, भारत में किस राज्य में है, यूपी में है, आंध्र प्रदेश में है, एमपी में है, झारखंड में है, बिहार में है, कर्नाटक में है, तमिलनाडु में है, अब तो तेलंगाना भी हो गया, जम्मू कश्मीर में है, स्थान है। और आधार और प्रसार हो गया, आधार प्रसार। फिर उसके बाद जो आधार प्रसार, जो सामग्रियां मिली, उन सामग्रियों को से प्रश्न बनते हैं, सामग्रियों से प्रश्न बनते हैं कि कौन सी सामग्री कहां मिली। ठीक, फिर इसमें कहां जो प्रश्न बनेगा, जो प्रसार है समय, इसमें जो प्रसार, जो प्लेस है, प्रसार में जो आप प्लेस देखेंगे, जो स्थान देखेंगे, तो कुछ प्लेस ऐसे हैं जो प्राग इतिहास को हम 3 कालों में बांटते हैं, ये भी आप जानते हैं। तो जो कुछ स्थल ऐसे होंगे, जैसे बेलन घाटी को लीजिए, बेलन घाटी प्राग इतिहास के 3 कालखंडों में, पूरा पाषाण, मध्य पाषाण, नवपाषाण तक उसकी चर्चा है। ऐसे ही कुछ स्थल होंगे जो मध्य पाषाण से नवपाषाण तक रहेंगे, कुछ स्थल होंगे सिर्फ पूरे पाषाण में होंगे। तो जो स्थल 3 कालों को देखती हो, 3 कालों में हो, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। 3 कालों में जो स्थल 2 कालों में हो, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। और ऐसे स्थल या ऐसी सामग्री जो एक काल से दूसरे काल के बीच में हो, तो संक्रमण काल या संक्रमण की अवस्था हो, जिसमें दोनों कालों के लक्षण हो, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। की पॉइंट इस चैप्टर का यही है। नहीं तो सैकड़ों प्लेस है, कम से कम 500 प्लेस होंगे, 500 प्लेस आप कैसे याद कर सकते हैं, इन्हें समझ सकते हैं। तो आपको तरीका क्या है, एक कॉमन है, एक कॉमन है। जैसे एक उदाहरण ले,
जैसे बाल्यावस्था, किशोरावस्था से यौनावस्था और बाल्यावस्था। मनोविज्ञान बीएड करते हैं, हर आदमी टेट वेट की परीक्षा भी देता, तो मनोविज्ञान थोड़ा बहुत हर बीएड वाला भी जान गया, और बीएड में तो शिक्षा मनोविज्ञान है ही। तो आपने बाल्यावस्था को भी देखा, किशोरावस्था को भी देखा और यौनावस्था को भी देखा। तो किशोरावस्था को तूफान और झंझावात की अवस्था कहते हैं, तो बाल्यावस्था को जो है खोजी प्रवृत्ति वाला कहते हैं। तो क्या जब व्यक्ति बाल्यावस्था से किशोरावस्था में जाता है तो क्या बाल्यावस्था के सारे लक्षण छोड़ देता है? नहीं, बाल्यावस्था के भी कुछ लक्षण उसमें रहते हैं, लेकिन किशोरा वाला लक्षण प्रभावी हो जाता है। तो ऐसे प्लेस जो होंगे या ऐसी चीज जो एक काल से दूसरे काल में भी जा रहे हैं और दोनों के लक्षण वहां दिख रहे हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे? संक्रमण का। वैसे ही जब किशोरा से यौनावस्था में जाएगा तो यौनावस्था की परिपक्वता प्रवणता तो प्राप्त कर ही रहा है, लेकिन क्या सारे गुण छोड़ देता है किशोरावस्था के? नहीं। तो ऐसे का तो वो आपकी परीक्षा के दृष्टि मित्रों इंपॉर्टेंट होते हैं कि कैसे हम बाल्यावस्था से, तो ये संक्रमण। तो आपको इस चैप्टर में क्या देखना है, ध्यान देखना है कि कुछ महत्वपूर्ण प्लेसेस होंगे जहां से कुछ सामग्रियां आप अपने इतिहास के स्रोत के रूप में लेंगे। ठीक ठीक, वर्गीकरण के आधार पर ही है कहां कहां प्रसार हुआ, इसको आप देखेंगे, हम मैप भी करवाएंगे इसका। फिर उसके बाद उन प्रसार क्षेत्रों में कौन सा ऐसा क्षेत्र है जो दो दो तीन तीन कालों को समायोजित करता है। इसको एक व्यवहारिक उदाहरण के रूप में देखिए, हर पार्टी में, हर परिवार में मान लीजिए 3 बहुएं हैं, और बहुओं का उदाहरण न लीजिए भाई, बुरा भी लग सकता है कुछ लोगों का, तो चलिए दूसरा उदाहरण ले लेते हैं, मम्मी पापा का उदाहरण लेते हैं। तो मम्मी पापा का उदाहरण, 2-3 संतानें, 2 भाई हैं, 2 बहनें या एक ही 2 हैं। तो कभी कभी होता क्या है, अगर पापा थोड़े कड़क मिजाज के हैं तो बच्चे अपने संदेश को माता जी के माध्यम से पहुंचाते हैं। तो माता जी क्या है? बीच की कड़ी है, संक्रमण है बच्चे के संदेश को पापा तक पहुंचाने के। तो पापा भी डायरेक्ट नहीं कहते, वो भी डांटते हैं, धर्म पत्नी संकेत करते हैं कि बेटवा को समझा लीजिए अपने, या ये काम कर लीजिए, पढ़ लिख नहीं रहा, ये शिकायत मिली, वो भी डायरेक्ट नहीं बोलते। तो ये बीच वाला जो है वो महत्वपूर्ण हो गया कि नहीं? माता जी आपके जीवन के लिए महत्वपूर्ण हो गई कि नहीं? दोनों कालों को जोड़ने के लिए, दोनों लोगों को जोड़ने के लिए। वैसे ही इस चैप्टर में, इस अध्याय में आपको महत्व वही है। हल्लूर एक शब्द आएगा, हल्लूर स्थान, चौपानी मांडो एक आएगा, बेलन घाटी आएगा। ये सब महत्वपूर्ण स्थल है जो कई कालों को देखते हैं। और देखिए, आयोग चाहे यूपीएससी का हो, चाहे माध्यमिक शिक्षा चयन आयोग हो, चाहे अन्य परीक्षाओं का आयोग हो, और चाहे आपका व्यक्तिगत जीवन हो, कुछ चीजें भाई आपको हो सकता है भाषा में थोड़ा सा बुरा लग जाए, लेकिन जीवन की सच्चाई बता रहे हैं। पहला प्यार कभी भूलता नहीं, आप एवॉइड करते हैं, भूलता नहीं। जीवन में जो भी घटनाएं पहली पहली बार होती हैं, इसीलिए गाना गाया गया, पहली पहली बार बलिए दिल गया हार बलिए। पहली नजर का पहला प्यार है, भूलता उलता नहीं। तो वैसे भी इतिहास या किसी भी विषय में जब आप पढ़ते हैं तो जो चीजें पहली बार होती हैं वो महत्वपूर्ण हो जाती हैं। जैसे पहला स्थल कहाँ से, सर्वाधिक बड़ा स्थल, सर्वाधिक छोटा स्थल, पहला स्थल जहाँ से अनाज के साक्ष्य पाए गए, जहाँ से अस्थि पंजर के साक्ष्य पाए गए, जहाँ से मृदभांड के साक्ष्य पाए गए, जहाँ से जो है मानव के व्यवस्थित जीवन के साक्ष्य पाए गए, कहाँ से समाधान पाए गए, कहाँ से बूचड़ खाना पाए गए, पहली बार कहाँ गर्त आवास का उच्चेश मिला, कहाँ चांदी का मुकुट मिला, कहाँ कहाँ कपड़े सूती कपड़े का मिला। तो जो पहली पहली बार है वो भूलता नहीं। आप एवॉइड करने लगते हैं जब दो ही दूसरा मिल जाता है तो, लेकिन उसको भूलते नहीं। तो वैसे भाई यहाँ एवॉइड भी मत करिएगा, यहाँ एवॉइड नहीं करना है, इसको राइट कर लेना है अपने लिए। तो पहली पहली बार, तो ये 3 चीजों को अगर आप ध्यान में रखेंगे कि आपका प्रसार क्षेत्र क्या है, किन आधारों पर वर्गीकरण हुआ, उसमें जो परिवर्तन हो रहा है उसको ध्यान में रखेंगे, और जो सामग्रियां मिली उसको, और कौन से 3 कालों में है, कौन से 2 कालों में है, संक्रमण वाले जो हैं, या क्या प्रथम बार कहां पाया गया। ये 4 चीजों पे ध्यान रख लेंगे तो ये चैप्टर जितने कठिन है उतने आपके लिए आसान हो जाएगा। बाकी तो कॉमन चीजें हैं ना, बाकी तो सारे व्यवहार में चल ही रहे हैं। ठीक, जैसे उदाहरण एक और ले लीजिए, आज के जमाने में 2 व्हीलर 4 व्हीलर हवाई जहाज सब कुछ हो गया, लेकिन क्या साइकिल की उपयोगिता खत्म हो गई?
क्या पद यात्रा की उपयोगिता समाप्त हो गई? नहीं, जिम खुल गए भाई। जो नहीं टहल पा रहे, खेत में नहीं जा पा रहे, वो जिम में जा रहे हैं, रिक्शा चला रहे हैं। जिम में रिक्शा चला रहे हैं, जिम में साइकिल चला रहे हैं। ये जिम उम क्या है? उपयोगिता, उसकी प्रासंगिकता बनाए हुए है कि स्वास्थ्य को बनाना है तो सुबह व्यायाम करना ही करना है, टहलना ही टहलना है। और गाँव में पहले क्या था, उठ सुट खेत पे कंधा रख के 4 ठो भैंस पाले हैं, 1 घंटा मेहनत की, अपने आप व्यायाम हो गया। और यहाँ सब क्या, सुबह बैटरी ले रहे हैं, तो बैटरी लेने के बाद जिम में वर्जिश करेंगे ही, नहीं तो क्या होता, 6 पैक गड़बड़ा जाएगा। वैसे ही यहाँ भी है भाई, आपको छोड़ना नहीं है कुछ, तो आपको बस पकड़ना क्या है, चीजों को ध्यान देना है। तो प्रागैतिहासिक के बारे में इस चैप्टर में कहाँ की पॉइंट है, ये आपको ध्यान में रखना है। और जो प्रसार क्षेत्र है उसको मैप में ध्यान रखना है, मैप से प्रश्न पूछा जाएगा। जैसे आपसे पूछा जाए चौपानी मांडव अवस्थित है उत्तर प्रदेश, बेलन घाटी। बीरभानपुर पश्चिम बंगाल, तो बीरभानपुर किस कालखंड का है? तो आप कहेंगे मध्यपाषाण का है। आपसे पूछा जाए बुरजाहोम किस कालखंड का है? तो नवपाषाण का। कौन से वहां फेमस क्यों है? वहां गर्त आवास मिले, ठीक, कुत्ते के साथ समाधान मिला। इस तरीके के जो प्रश्न आएंगे वो आपको इंपॉर्टेंट होंगे। तो आपने 2 बातों को ध्यान रखिएगा कि इस चैप्टर में 4 टाइप के ही प्रश्न बनते हैं। उपकरणों में उपकरणों के आधार पर ही वर्गीकरण किया गया है, जलवायु परिवर्तन के आधार पर वर्गीकरण किया गया है, मुख्य है उपकरण के आधार पर ही। तो उन उपकरणों में जो परिवर्तन हो रहा है उन उपकरणों को आप ध्यान में रखेंगे। जलवायु परिवर्तन के साथ बसावट में जो अंतर हो रहा है उसको ध्यान में रखेंगे। तकनीकी परिवर्तन के साथ मानव अधातु भूमक्कड़ के द्वारा अस्थायी जीवन की तरफ कैसे बढ़ रहा है उस पर आप परिवर्तन ध्यान रखेंगे। और किन किन प्लेसों पे ये चीजें पाई जा रही उन पर आप ध्यान रखेंगे। तो ये चैप्टर आसानी के साथ आपका बहुत ही संक्षिप्त में और 100% क्वेश्चन सही करने की स्थिति में आप हो जाएंगे, ठीक। और कुछ चीजें नई जब इन्वेंशन होती है, नए नए शोध होते हैं कि यहाँ से नया सामग्री खुदाई हो जाती है, पाया जाता है, तो उसको भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, वहीं से प्रश्न आने की संभावना होती है। मित्रों, आज की क्लास को हम एक इंट्रोडक्टरी क्लास के रूप में ही इसको लिए। आपके प्रागैतिहास का हमने टॉपिक टच करा दिया है। कल हम प्रागैतिहास के वर्गीकरण का आधार, उसके बाद तीनों कालों की चर्चा और मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल तीनों की चर्चा करते हुए इसको देखेंगे। और आज हमने जो पढ़ाया है इस पर हम कुछ प्रश्न भी आपको कराएंगे कि यहाँ कैसे प्रश्न बन सकते हैं। आज हमने जो आपको परिभाषा दी उस पर करेंगे, कुछ उपयोगिता के प्रश्न देंगे और कुछ हम आपके ज्ञान के बोध के लिए भी सामान्य प्रश्न देने की कोशिश करेंगे, 4-5 यहीं ब्लैक बोर्ड पे ही, आपको व्हाइट बोर्ड पे ही, आपको आपके सामने, ताकि हम ये समझ पाए कि आपको हमको किस लेवल से पढ़ाना है, ठीक। आपके लेवल को भी हम थोड़ा सा जान पाएंगे, ठीक। आज के लिए मित्रों इतना ही, कल फिर मिलते हैं सेम टाइम पर। धन्यवाद।